क्या हाल है वीडियो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू सोलो लेवलिंग वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं लोकेशम की लास्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसके साथ साथ मैंने मैनेजर केम कॉस्टिज्म ये दोनों की दोनों सीरीज कंप्लीट लगभग कर दिया है, तो एक बार जाकर चेकआउट कर देना। बाकी लास्ट सीजन में, लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा संग जिनवू कैसे मौत की कगार पे खड़ा है। वो बंदा लगभग मर चुका है। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो मरा है या नहीं मरा, वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा का पूरा कंटिन्यू करो, बिंज वॉच करो। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमने देखा था संग जिनवू के पेट के अंदर 5 खंजर जा चुके हैं। ये बंदा लगभग खत्म हो चुका है और उसके सामने फ्रोस्ट ऑफ मोनाक है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे वेपन तुझे लौटा दूंगा, और ऐसे करके जेन्युइनली उसे मार देता है। और ये कहते हैं तू उस तरीके से हील नहीं कर सकता जैसे अभी कर रहा था। ऑब्वियसली तू एक ह्यूमन है, एक मोनाक नहीं है, तो तू कंप्लीटली वो ट्रिक नहीं यूज कर सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बोलता है एज ए ह्यूमन तू बस इतनी ही दूर जा सकता है, और जा चुका है और खत्म। और यहाँ पर हम देखते हैं जिनवू सोच रहा होता है कि अब इस दुनिया का क्या होने वाला है, क्योंकि ये मरने वाला है और इसको पता चल रहा होता है कि सच में अब ये रिकवर नहीं कर पा रहा है एनी हाउ। और वो लोग बता रहे होते हैं जितने भी मोनाक्स वगैरह है कि अब इस दुनिया को हम एटर्निटी हेल तक लेकर जाएंगे, चाहे तू जिए या फिर मरे। और खासकर ये वाली जो दुनिया है ना, उसको तो अलग लेवल पे अग्नि देंगे, अलग लेवल का परेशान करेंगे, क्योंकि ये चीज इनके लिए एक जॉय की तरह वर्क करेगी। और यहाँ पर ये कहता है अभी थोड़ा सा और, सिर्फ थोड़ा सा और टाइम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्लेयर की एचपी 0 हो चुकी है और जो प्लेयर है वो मर चुका है। सिस्टम साफ साफ बता देता है कि प्लेयर खत्म हो चुका है। लेकिन जो प्लेयर के पोजेशन के अंदर है ना, वो एक ब्लैक हर्ट है। इस चक्कर में ये बंदा अपने ब्लैक हर्ट को कैसे जैसे एक्टिवेट कर देता है और उसकी एक अननोन पैसिव स्किल है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर इसकी बहुत सारी स्किल्स हैं और जो पैसिव स्किल है ना उसके अंदर अननोन है, टेनेसिटी है, एडवांस डैगर आर्ट्स है। यहाँ पर अननोन जो है ना वो मैक्स लेवल पे है और वो एक्टिवेट हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर सिस्टम बुरी तरह एक ब्राइट लाइट हमें देखने को मिलती है कि वो छोड़ देता है और सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर संग जिनवू वापस से खड़ा हो जाता है। अब ये जिंदा कैसे है वी डोंट नो, विल हैव टू वेट एंड सी क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जिनवू को खुद को नहीं पता कि उसके साथ ये क्या हुआ है। वो वहां पर वापस से बेड पे खड़ा हुआ है क्योंकि एक टाइम पे ये लगभग मर चुका था। और ये पास की बात है जब हमने देखा था सीजन एपिसोड्स एनिमे के अंदर। ये बंदा बेड पे खड़ा होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही खड़ा हुआ है और ये सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। अब ये ग्रीड की बात भी याद करता है। ये सोचता है कि मोनाक्स ने मुझे मार दिया था, मैं जिंदा भी नहीं हूँ, सारी की सारी चीजें सोचता है। लेकिन ये सोचता है क्या ये ड्रीम था, ये सब ड्रीम तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है आइस डैगर मेरे बिल्कुल दिल के अंदर गया था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। इतने में यहाँ पर वो जिन चोल आ जाता है और ये बंदा कहता है कि अबे तू अपने सेंसेस में कब आ गया। जिनवू पूछता है चेयरमैन वो जिन चोल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। जिसपे ये बंदा कहता है हाँ तेरे को इतना कैसे पता है। लेकिन अभी 3 चीजें जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। पहली चीज, मैं अभी चेयरमैन नहीं बना हूँ, मैं चीफ इंस्ट्रक्टर ही हूँ अभी राइट नाउ सर्विलियंस टीम का। दूसरी चीज मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, ये जो मूविंग स्टैच्यूज थी उन सब के बारे में, वो चीजें क्या थी। और तीसरी, तुझे मेरे नाम के बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली, ना तू मुझे जानता है, कभी तू मेरे से मिला भी नहीं है। जिनको सोचता है ये तो अजीब सी बात है, ये मूविंग स्टैच्यूज की बात क्यों कर रहा है, मतलब ये डबल डंजन की बात अभी क्यों कर रहा है। तब इसे समझ आता है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता और ये वापस से टाइम में वापस पीछे आ चुका है, जहां पर ये बंदा डबल डंजन से कैसे जैसे बच के आया था। जिनको सोच रहा होता है कि बस मतलब ये चीज पॉसिबल भी है कि मैं वापस हॉस्पिटल के अंदर कैसे जिंदा खड़ा हूं। और यहाँ पर वो जिन चोल हम देखते हैं ये कह रहा होता है जैसे आप फोटो में दिखते हो वैसे हो नहीं, अजीब सा चक्कर है, मतलब क्या होने वाला है कुछ नहीं, लेकिन आपको है ना हंटर एसोसिएशन आना पड़ेगा। और इसका जो लेवल है एचपीएस सब कुछ सेम होता है, इसकी पावर एपेक्स लेवल पे है, कोई भी नहीं समझ पा रहा होता है। जिनको खुद कह रहा होता है कि मेरे फेस स्टेट सब कुछ स्टैट्स वगैरह सब कुछ वैसा ही है जैसा था, और मेरे स्टोरेज के अंदर जो कमिश है ना उसकी जो रैथ है, मतलब जो डैगर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी बहन आती है और वो कहती है अरे मैंने तो सुना था कि तू बहुत ज्यादा हर्ट है, लेकिन ये क्या हुआ, तू तो खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर जिनको कह रहा होता है मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि ये पूरा बदल चुका है। ऑब्वियसली बात है टाइम में आगे गया था फिर वापस पीछे आया है, इस लड़की को भी समझ नहीं आ रहा होता है। और हम देखते हैं जिनको खुद कह रहा होता है इसको कुछ नहीं समझ आएगा, इट्स ओके। फिर ये इसको बोल देता है ज्यादा सोच मत बहन, तू जा अपने स्कूल जा और मेरे को हंटर एसोसिएशन जाना है, मुझे कुछ काम है। इतने में लड़की बोलती है, इसकी बहन बोलती है कि ये क्या अजीब सी बात कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू मेरा भाई, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा होता पर्टिकुलरली देखा जाए तो। जिनवू बोलता है तो स्कूल से मिडिल ऑफ क्लास के अंदर से आई है, मतलब तेरी क्लास चल रही थी तो तुझे स्कूल जाना चाहिए। और दूसरी बात, हांग सो ही, ये जो दूसरी लड़की है ना उसका नाम हांग सो ही होता है और ये कहता है कि हंटर बनने के लिए तू बिल्कुल भी मत सोचो। ये लड़की सोचती है इससे इस भाई को मेरा नाम कैसे पता है, ये तो नहीं पता होना चाहिए। और यहाँ पर जिनवू निकल जाता है अपनी हुड्डी पहन के और ये बस ये सोच रहा होता है कि मुझे मेरी शैडो आर्मी की
पास जाना है और उन सबको वापस से रीबिल्ड करना है। ये सारी चीजें कैसे हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा वापस रीटेस्ट या फिर वो मानो कि एस रैंक हंटर के लिए वापस चेक करवाने जाता है, हंटर चेकअप जो भी होता है, और यहाँ पर ये एस रैंक हंटर बन चुका है और ये कुल मिलाकर एक नेशनल लेवल हंटर ही बन चुका है एक तरीके से। और उसके बाद ये सीधा चला जाता है चेयरमैन गोगन ही से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में से मिल जाता है ये बंदा जिसके पास स्टेल्थ करके एक टेक्निक थी, स्किल थी। और यहाँ पर ये बंदा बस यही सोच रहा होता है अभी ये हंटर ही है राइट नाउ। और अगर आप लोगों को नहीं याद है तो एक बार जाके पुरानी वाली वीडियोस देख लो या फिर फर्स्ट जो मैंने वीडियो डाली थी सोलो लेवलिंग की वो चेकआउट कर लो, उसके अंदर शायद ये बंदा था या फिर सीजन 2 के अंदर जितना मुझे याद है। अब जो भी है ये हंटर कह रहा होता है कि मेरे को एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे काम करना है, लेकिन वो जिन शियोल जो चीफ इंस्ट्रक्टर है वो एक बहुत बड़ा ट्रबल है। लेकिन जिन वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि तेरे पास है ना एक स्किल है जिसका नाम स्टेल्थ है, लेकिन तूने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया इस फैक्ट के बारे में, तुझे कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। इतने में ये बंदा चाकू निकालने की कोशिश करता है बट संग जिनवू उस चाकू को ऑलरेडी निकाल चुका है और ये कहता है मैं चाहूँ तो अभी के अभी तेरे को मार सकता हूँ लेकिन कोशिश मत करियो क्योंकि तेरे को मैं सिर्फ एक ही वार्निंग देने वाला हूँ, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जिनवू आगे चला जाता है। फिर हम देखते हैं सीधा सीधा चेयरमैन गोगन ही के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे चेयरमैन गोगन ही भी काफी खुश होते हैं इसको देख के कि ये बंदा एस रैंक हंटर बनते ही इसके पास आ गया है खुद ही, जो चीज इनको खुद को भी समझ नहीं आ रही होती है। इतने में जिनवू कहता है आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि रियल लाइफ में चेयरमैन गोगन ही की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। बट यहाँ पर साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी आ रखी है, क्या आप इस वर्ल्ड को रीस्टार्ट करना चाहते हो? और यहाँ पर एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों चीजों का ऑप्शन है बट वो भी इस चीज को चूज नहीं कर रहा। हम देखते हैं यहाँ पर अपना जिनवू इससे बात करता है और जिनवू यहाँ पर बात करने आया हुआ है कि जो जेजू आइलैंड के ऊपर रीड होने वाली है ना उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या फिर ये कहो मैं अकेला जाना चाहता हूँ। जिस पर चेयरमैन गोगन ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं तू ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता, कर भी नहीं सकता, और तेरे को जेजू आइलैंड रेड के बारे में कैसे पता है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। इतने में गोगनी को इसका पूरा एनर्जी या फिर ओरा समझ आता है और ये खुद शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदा मेरे सामने आज तक आया क्यों नहीं था, इसका ओरा इतना ज्यादा कैसे है। जिसपे जिनवो यहाँ पर अपना ओरा अनलीश करते हुए कह रहा होता है कि ये चीज सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ और मैं ही संभालूंगा, प्लीज मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं जेजू आइलैंड को संभाल लूंगा। और यहाँ पर चेयरमैन गोगन ही तो लिटरली शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं ये आदमी है क्या। बट हम फिर देखते हैं धीरे धीरे वो नेक्स्ट सारे सीन हो जाते हैं। इस बंदे ने पहले डोंग सियोक को मारा, फिर बाद में स्टेल्थ टेक्निक वाले को बचाया, इस लड़की को बचाया, सबको बचाया, फिर बेयर को मारा और आई सेल्फ को, मतलब एक तरीके से अगर ये वाला सीन हो चुका है तो आई सेल्फ इसके कब्जे में आ जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं फिर इसने ये वाला पूरा का पूरा डंजन भी क्लियर किया, अपने सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को अपनाया, फिर इसने अपनी मम्मी को भी ठीक किया और लास्ट में बैरू को भी वापस हासिल कर लिया। इसके पास पूरी टीम आ चुकी है और ये बंदा यहाँ पर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, इतना ज्यादा सपने दिखाने की जरूरत नहीं है, इल्यूजन दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू ऊपर से देख रहा है तो प्लीज रिवील योरसेल्फ। और यहाँ पर पूरा वर्ल्ड लिटरली चेंज हो जाता है और हम देखते हैं बहुत ज्यादा ड्रॉप्स हो जाती हैं, पूरा सिस्टम बुरी तरह कांप जाता है, हिल जाता है और यहाँ पर एक और ओरा प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पर द किंग ऑफ द डेड आ जाता है, मतलब द रियल शैडो मोनार्क आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर द किंग ऑफ द डेड मतलब द शैडो मोनार्क आ चुका है। यहाँ पर ये बंदा कहता है कि अगर तू चाहता है तो तू इस नेवर एंडिंग वर्ल्ड मतलब एटर्निटी तक रह सकता है इसके अंदर। इसका मतलब ये होगा कि तू एक ड्रीम के अंदर वॉन्डर कर रहा है लेकिन ये ड्रीम कभी भी खत्म नहीं होगा। जिनको पूछता है क्या तू मुझे ये कह रहा है कि मैं इस इल्यूजन के अंदर जो तूने क्रिएट किया है उसमें हमेशा के लिए ट्रैप रहूं? जिसपे शैडो मोनार्क कहता है कि नहीं मैंने क्रिएट नहीं किया इस वर्ल्ड को, तू खुद रिस्पॉन्सिबल है इस वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। जिनको पूछता है ये वर्ल्ड मैंने क्रिएट किया है, कैसी बात कर रहे हो? अब यहाँ पर शैडो मोनार्क और अपना जिनवो मतलब नया शैडो मोनार्क दोनों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, गहन गुफ्तगू करते हैं। हम देखते हैं पुराना शैडो मोनार्क कहता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो क्रिएट हुआ है कंबाइनिंग योर डिजायर्स टू करेक्ट तुम्हारी सारी गलतियां जो तुमने अब तक करी है और किस चीज से, विद माय पावर्स। दूसरे वर्ड्स में कहूं तो ये मेरी टेरिटरी है और ये बार बार अपने रूप चेंज कर रहा होता है। ये कह रहा होता है ये एटर्नल रेस्ट है, इसका मतलब है ये डेथ है। मैं तेरे को बहुत ज्यादा टाइम से देख रहा हूं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता इतने ज्यादा टाइम से तो इकलौता ऐसा बंदा है जो हमेशा डेथ के बिल्कुल पास रहा है और हमेशा रेजिस्ट कर रहा होता है बहुत ज्यादा डेस्परेटली इस चीज को। और मैं एक रिकॉर्ड हूं तेरे सारे के सारे स्ट्रगल्स का, मैं एक ऐसा एविडेंस हूं जो तेरा रेजिस्टेंस है उस चीज का और जो तेरे को रिवॉर्ड मिला है तेरी सफरिंग्स के साथ। आई एम डेथ, आई एम एटर्नल रेस्ट एज वेल एज टेरर। मैं तू हूं, मतलब ये बंदा सेम टू सेम संग जिनवू है और मेरी टेरिटरी के अंदर तू कुछ भी कर सकता है, जो तू चाहे वो कर सकता है। मेरे शैडो सोल्जर से
सर्वेंट से तो मेरी पावर विड्रॉल कर सकता है, ले सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी टेरिटरी के अंदर रह सकता है। द पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय एंड चेंज द वर्ल्ड। मैं या फिर ये पावर एक ओमनीपोटेंट पावर है। हम देखते हैं ये बताता है ये पावर ऐसी पावर है कि इसका कोई रोक टोक मोक नहीं है, मतलब इस पावर का कोई अंत ही नहीं है। जिन वो पूछता है क्या तू ये कह रहा है कि जो पावर तेरे पास है वो सेम पावर मेरे पास है? यहाँ पर ये लड़की शाहीन बन जाती है और हंसती है और हम देखते हैं ये कहती है कि मैं तेरा बहुत टाइम से वेट कर रहा था और आखिरकार हम दोनों मिल चुके हैं। मैं हूँ शैडो मोनार्क, द किंग ऑफ द डेथ, जो रूल करता है इस पावर मतलब डेथ की पावर के ऊपर, और एक तरीके से तुम कह सकते हो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द डार्कनेस का। तो कुल मिला के हमें अभी तक ये पता चला है कि ये बंदा शैडो मोनार्क है, द किंग ऑफ द डेथ है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर भी यही बंदा है, शैडो मोनार्क भी यही बंदा है। जिन वो पूछता है कि मेरे को क्यों चूज किया गया था, इसलिए बंदा कहते हैं कि मैं तेरे को दिखाता हूँ हमारी बिगिनिंग हमारा अंत और तेरी बिगिनिंग तेरा अंत, सब कुछ दिखाता हूँ। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर मोनार्क ऑफ बीस्ट कह रहा होता है कि ये मर तो चुका है जितना मुझे पता है। हम देखते हैं इस बंदे को लिटरली फ्रोज कर दिया है फ्रोजन आइस के अंदर। थॉमस कहता है कि मेरे को फील नहीं हो रही है बिल्कुल भी संग जिनवू की प्रेजेंस, चक्कर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। बैक कह रहा होता है अगर ये बंदा कुछ नहीं कर पाया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने में एक और हंटर जो खड़ा होता है बिल्डिंग के ऊपर वो कह रहा होता है कि हमें अटैक कर देना चाहिए, बम्बार्ड करने देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कोई भी बचा सकता है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को। यहाँ पर ये बंदा फायर करने के लिए प्रिपेयर करता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट है ना और सारे के सारे हंटर्स है वो फील कर पाते हैं एक बहुत ही ज्यादा डेस्परेट और एटर्नल ओरा को, मतलब बहुत ज्यादा भयंकर ओरा को। यहाँ पर जिन्वू के अंदर से एक ओरा आ रहा होता है जो बहुत भयंकर था कि खुद मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट सहन नहीं कर पा रहा होता है इस ओरा को, और जिन्वू का जो एक हर्ट है मतलब जो ब्लैक हर्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकती। अब जब फेक किंग मर चुका है जो ट्रू किंग है वो वापस डिसेंड करने वाला है। ये सारे लोग एकदम से अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू के पापा आ जाते हैं और इनको खत्म कर देते हैं, खत्म नहीं कर देते, कुल मिला के रोक देते और मार देते, और ये कहता है कि अब से इस वक्त से कोई भी इस बच्चे को छुएगा नहीं। अब नेक्स्ट सीन में वापस हम पहुंच जाते हैं जिन्वू की तरफ, जहां पर ये मोनार्क बता रहा होता है कि दूसरी दुनिया के अंदर जहां पर लाइट और डार्कनेस सब चीजों से पहले एग्जिस्ट करती थी, अभी तक बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही, अभी येट टू एग्जिस्ट है, और वहां पर जो एब्सोल्यूट बीइंग है ना उस बंदे ने स्प्लिट कर दी थी लाइट को और क्रिएट कर दिया था द एमिजरीज ऑफ गॉड। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है उस बंदे ने अपने खुद के 4 5 10 12 सबऑर्डिनेट रख दिए, जिस चीज को हम कह सकते हैं कि अगर भोले बाबा है तो उन्होंने अपने देवता खड़े कर दिए, काइंड ऑफ दैट। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने डार्कनेस को भी स्प्लिट कर दिया है और क्रिएट कर दिया है सॉवरेन्स को। मतलब यहाँ पर दो चीजें हमने देख ली है, एक तो एमिजरीज ऑफ गॉड है और दूसरा है सॉवरेन्स। ये दो चीज है। अब यहाँ पर जो एमिजरीज ऑफ गॉड है उसको हम एक तरीके से रूलर्स कह सकते हैं, और जो सॉवरेन्स है वो डार्क वर्ल्ड में अलग तरीके से वर्ल्ड को खत्म करने के लिए बनाई गई है, और जो एमिजरीज है गॉड की एमिजरीज उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बैलेंस बनाने के लिए बनाई गई। और यहाँ पर इन लोगों का अनलिमिटेड मतलब एटर्नल वॉर चलता रहा है, जहां पर इनके सोल्जर्स मरते रहे हैं लेकिन जो मेन लोग हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं मरते थे। और यहाँ पर जो एमिजरीज ऑफ गॉड है ना वो बिल्कुल फटीग हो चुके थे, परेशान हो चुके थे इस अनएंडिंग वॉर से, और इसलिए जो ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट है ना वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास आते हैं और उससे भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि जो फाइट है ना खत्म नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्यों आप या फिर ये कहो कि एमिजरीज ऑफ गॉड है या फिर सॉवरेन्स है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने ज्यादा सोल्जर्स हैं, उन सबकी मौत हो रही है वो भी बेफालतू में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझे कुछ ऐसा वेपन देना चाहिए जिस वजह से मैं इन सारे की सारी वर्ल्ड वॉर को, यूनिवर्सल वॉर को खत्म कर सकूं। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग इस चीज पे कोई भी जवाब नहीं देता। हम देखते हैं उसका कोई रिप्लाई था ही नहीं फ्रेगमेंट ऑफ लाइट के लिए। इसलिए यहां पर इस एमिजरी ऑफ गॉड को समझ आ जाता है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है ना उसने इन दो पार्ट्स ऑफ पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए, मतलब लड़ाई देखने के लिए, फन के लिए बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं। और यहीं पर हम देखते हैं जब एपिसोड सोलो लेवलिंग स्टार्ट हुआ था तो वहां पर हमें बताए गए थे 3 रूल। पहला वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड, और तीसरा होता है प्रूव योर पिटी। और यही सेम चीज इस गॉड के साथ भी लागू होती है। हम देखते हैं यहाँ पर सेम चीज इसके लिए लगती है, लेकिन जिस बंदे ने भी, जिस गॉड ने भी इस चीज को डिसओबे करने की कोशिश करी, लो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अगर लो के चक्कर में वो कैसे जैसे जिंदा रहने की कोशिश भी करते हैं लेकिन एट लास्ट डेथ तो होनी
होनी है। डेथ का कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ मैटर कुछ भी नहीं है भाई, डेथ तो लास्ट में आनी ही है, अवेट कर ही रही है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो एमिसरीज ऑफ गॉड है ना, वो परेशान होकर अटैक करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट बीइंग को मारना चाहते हैं ताकि ये सारी की सारी वॉर खत्म हो जाए। यहाँ पे शैडो मोनार्क बताता है कि रेबेलियन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर मैं था, मैं इकलौता ऐसा एमिसरी ऑफ गॉड था जो खड़ा हुआ था इन सारे रेबेलियन के सामने और मैं सपोर्ट कर रहा था अपने एब्सोल्यूट बीइंग को। और इस बंदे ने सबका सामना किया, सारे के सारे सोल्जर्स का सामना किया अकेले, लेकिन इसको पता चलता उससे पहले इसकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी, ये बंदा खत्म हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं जब ये डार्कनेस के अंदर जा रहा था तब इसके अंदर एक अलग लेवल की पावर उत्पन्न होती है, बोर्न होती है, पैदा होती है, जो चीज एब्सोल्यूट बीइंग ने इसके अंदर भर रखी थी, दबा रखी थी, छुपा रखी थी, और ये थी शैडो मोनार्क की पावर। यहाँ पर ये बंदा कहता है अराइज, और अराइज बोलते ही सोच के देखो इतने सारे सोल्जर्स, सबकी शैडोज थी, सबकी पावर थी, वो इसके नीचे वर्क करने लग जाती है। यहाँ पर इतनी सारी शैडोज इसके नीचे वर्क करती है, ये फिर वॉर वापस से स्टार्ट कर देता है, फ्रंट हुड में जाता है, सारी वॉर को कंटिन्यू करता है और बहुत ज्यादा लोगों को मार देता है। बट जैसे ही ये एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंचता है तो इसको समझ आता है कि एब्सोल्यूट बीइंग अब जिंदा नहीं बचा, वो खत्म हो चुका है, और एब्सोल्यूट बीइंग को उसके खुद के एमिसरी ऑफ गॉड ने मार दिया। जो चीज पॉसिबल कैसे है मुझे खुद भी समझ नहीं आता है, बट लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पर जो शैडो मोनार्क था ना, वो जब जाता है एब्सोल्यूट बीइंग के पास तो वो देखता है यहाँ पर सारी चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। अब जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट थी ना, उन लोगों ने किल कर दिया था एब्सोल्यूट बीइंग को, और उन्होंने अपन सबको न्यू गॉड्स डिक्लेयर कर दिया था और अपने आप को रूलर्स बोलना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने वेरियस टूल्स को यूज किया जिसके अंदर कंटेन थी एब्सोल्यूट बीइंग की पावर, ताकि वो हंट कर पाए सॉवरेन्स को। और उसी के साथ उन्होंने कैप्चर किया द किंग ऑफ जायंट्स, मतलब ली गया, वो बंदा रूलर्स के द्वारा कैप्चर हो गया था। और यहाँ पर थोड़ा सा जो बैलेंस है ना, वो काफी ज्यादा कोलैप्स हो चुका था। और इस चक्कर में जो सॉवरेन्स थे उनको रियलाइज हुआ सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन, और इसी चक्कर में मैंने कोशिश करी कि मैं सॉवरेन से मिलूं और उनके साथ एक तख्ता पलट करने की कोशिश कर दूं। और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, उन लोगों ने कंबाइन कर दी थी फोर्सेस मेरे साथ अगर उन्हें रूलर्स को हराना था। और यहाँ से इन लोगों ने अपनी लॉन्ग लास्टिंग बैटल को कंटिन्यू किया। इस बंदे ने ना ही फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट की तरह लड़ाई करी, ना ही एमिसरी ऑफ गॉड की तरह, लेकिन एज अ शैडो मोनार्क की तरह लड़ाई करी। टाइम वगैरह सब कुछ मेरे साइड था, क्योंकि जितनी भी कॉप्सेस थी वो हमेशा जिंदा लोगों से ज्यादा हुआ करती थी और सारी सोल्स शैडोज मेरी हो जाया करती थी। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि बरसर्क हो चुका था द किंग ऑफ ड्रैगन, और यहाँ पर सिर्फ मोनार्क नहीं, रूलर्स सब लोग मेरे पास डरते डरते आए। उनमें से 2 मोनार्क्स ऐसे थे जो मेरे से बहुत डरा करते थे। उन्होंने लिटरली मेरी बैक को एम करने का सोचा और कंबाइन कर ली फोर्स, और मेरे पूरी की पूरी आर्मी को नियरली एनहाइलेटेड कर दिया था, खत्म कर दिया था। स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि सच में मेरे को बिट्रेयल दे दिया इन लोगों ने, मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन जो द किंग ऑफ द बीस्ट है ना, वो बंदा यहाँ से दुम दबा के भाग गया था अपने सोल्जर्स के साथ। और इन सब का अल्टीमेट प्राइस किसको देना पड़ा था? किंग ऑफ द डीमंस एंड द मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स। लेकिन उसके बाद, और यहाँ हम देखते हैं सारे के सारे रूलर्स इसके पास आ जाते हैं, और यहाँ पर सारे रूलर्स इसके पास उतर ही रहे होते हैं। इतने में शैडो मोनार्क बैरन को तो साइड कर देता है और फिर इनके सामने गुस्से में देख रहा होता है, और लिटरली रूलर्स इसको घेर लेते हैं। और हम देखते हैं ये भाई, मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, बट ये अपने गोडे टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं, और ये लोग कहते हैं प्लीज इट्स टाइम फॉर यू टू फॉरगिव अस, ओ द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। हमारा यहाँ पर लड़ने का कोई और रीजन नहीं है। नैरेटर बताता है कि उनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो लोग इसको नथिंगनेस में वापस पहुंचा सकते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने परस्यू किया पीस को। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लिटरली बड़े प्यार से कह रहे थे आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाओ। और यहाँ पर शैडो मोनार्क कह रहा होता है कोई रीजन नहीं है, तो ये कह रहा है तुम लोगों ने मेरे लीज को खत्म कर दिया अपनी स्वॉर्ड से, स्पीयर से। इतने में रूलर्स कहता है अरे वो हमारे भी मास्टर्स है, जिसपे ये बंदा उसका गर्दन पकड़ता है और कहता है यही तो, इसलिए तो ये क्राइम इतना ज्यादा हीनियस है, बहुत ज्यादा हीनियस है। जिसपे जो रूलर्स है ना, वो कह रहा होता है आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप हमें ज्यादा समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि हमें कैसा फील हुआ होगा जब हमने बैनर्स और रेबेलियन रेस कर दिया था अपने मास्टर के सामने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, आपको हमें मारना है जान से मार दो, जो करना है कर लो, आपके दिल को शांति मिल जाए इतना कर दो, किल मी, लेकिन अपने गुस्से को शांत कर दो। ओ ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, मतलब इस बंदे की इज्जत तो बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग अपने छाती पे हाथ लगाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम, और ये सारे के सारे रूलर्स इसको रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ पर ये बंदा ओवरवेल्म हो चुका था, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये कहते हैं आई वाज ओवरवेल्म्ड, मेरे को समझ नहीं पा रहा था इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने रिवेंज को एक बार के लिए हाइड कर दूंगा, छुपा दूंगा। शैडो मोनार्क बताता है कि मेरे अंदर ही मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स है, इसलिए मैंने वेट किया जब तक मेरी बॉडी ठीक नहीं हो जाती, रिकवर नहीं हो जाती, फिर मैं बीस्ट के ऊपर
ऊपर, द किंग ऑफ बीस्ट, उसके ऊपर अटैक करता। लेकिन जब मैं छुपा हुआ था, जो मोनार्क्स है ना वो बुरी तरह हार चुके थे मेजॉरिटी ऑफ देयर पावर, क्योंकि सारे के सारे रूलर्स ने इनको खत्म कर दिया था। और जब मैं वापस रीअपीयर हुआ उन मोनार्क्स के सामने जिनको मैं मारना चाहता था क्योंकि वो डायमेंशंस में भाग चुके थे, लेकिन जो द किंग ऑफ ड्रैगन्स है उसने परमिट ही नहीं किया किसी भी चीज के लिए, कोई भी फाइट अलाउड ही नहीं थी। और वो ये सोच के बैठे थे कि अभी टाइम इतना हो चुका है कि उन्हें अपने आप को रिकवर करना है, और उसने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं उसकी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता हूँ। हमने बहुत ढूंढा नए वर्ल्ड को, सेक ऑफ बिल्डिंग अप अ न्यू आर्मी, और फिर हमें मिली अर्थ। और यहाँ पर अर्थ में जो ह्यूमंस है उनके लिए ये जो मोनार्क्स वगैरह ये काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। उनका एनहाइलेशन इनएविटेबल था। जो सिटीज थी, सीज थी, वो सब फ्लेम्स में लग गई थी। ये जिनको कह रहा होता है, ये सिनेरियो मैंने देख रखा है जिसपे ये बताता है ये फ्यूचर का नहीं है, ये पास्ट का है, ये चीज पास्ट की है। इतने में जिनको पूछता है क्या कहना चाहते हो, जिसपे शैडो मोनार्क बताता है जो मोनार्क है ना उसका जो एग्जिस्टेंस का रीजन है वो है डिस्ट्रक्शन, और जो रूलर्स का एग्जिस्टेंस है वो है मेंटेन करना बैलेंस को, वर्ल्ड को, जहां पे एब्सोल्यूट बीइंग ये सब चीजें किया करता था। और जो रूलर्स है ना उनको बिलीटेडली थोड़ा पता चला है जो मूवमेंट्स चल रही थी सॉवरेन्स की, इसलिए उसने अपनी आर्मीज को सेंड कर दिया था, और सारी चीजें इसी के साथ खत्म हो चुकी थी। और नेचुरली ऐसा होना ही था कि जो भी रूलर्स वगैरह थे ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनके जो केओस वर्ल्ड के जितने भी बीस्ट थे, लोग थे, मॉन्स्टर्स है, उन सब ने अनदर वर्ल्ड के ऊपर डिस्ट्रक्शन कर दिया। और ये चीजें करेक्ट करने के लिए इन लोगों ने यूज किया एब्सोल्यूट बीइंग की पावर को, जो पहले तो प्रोहिबिटेड थी, उन लोगों ने खुद पे यूज करने के लिए भी प्रोहिबिट कर रखी थी। और इस चीज को कहते थे द कप ऑफ री इनकारनेशन। ये एक इनक्रेडिबल टूल है जो टाइम को लगभग 10 साल से पीछे ले जाता है। रूलर्स ने हर एक तरीके से इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन जो करंट की अर्थ थी ना वो काफी ज्यादा वीक थी, वो फेस नहीं कर सकती थी मोनार्क्स को। जहां पर कोई मैजिकल एनर्जी नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं थी एक्चुअली, और कोई भी अंडोर नहीं कर सकता था इस मास स्केल बैटल्स को। चाहे मोनार्क लड़े, चाहे रूलर, कोई भी इस बैटल को जीते, जो इम्पैक्ट होता ना वो इस वर्ल्ड को, इस प्लेनेट को लिटरली तबाह कर देता। इसलिए रूलर्स ने एक ड्रास्टिक डिसीजन बनाया कि अगर वो ये सबको नहीं बचा सकते तो वो चाहते थे कि कम से कम कुछ लोग तो सरवाइव कर पाए, और इसी के साथ हंटर्स को क्रिएट किया गया। जो रूलर्स है वो बनाना चाहते थे ऐसे कुछ केपेबल सर्वाइवर्स, केपेबल ह्यूमन बीइंग्स जो इस कोलिजन को सरवाइव कर पाए, और रूलर्स चाहते थे जो ह्यूमन सरवाइव कर पाए चाहे कुछ भी हो जाए। इस पे लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन लोगों ने रियलाइज किया होता इस फैक्ट के ऊपर कि जो हंटर्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल नंबर है एज कंपेयर टू बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड, इसका मतलब ये है पूरी सोसाइटी ऐसे तो वर्क नहीं कर पाएगी। और जो डीमन किंग है ना वो एक फ्रैगमेंट ऑफ मेमोरीज है जो पीछे छूट गया था शैडो मोनार्क का। और ये जो वर्ल्ड है, जो संग जिनवू वाला वर्ल्ड है, वो काउंटलेस ऑफ एनहाइलेशन ऑलरेडी जा चुका है। और जो हायर अप्स है ना वो बिल्कुल भी फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा पाए हैं, क्योंकि आपको पता है जो एटम्स है एटॉमिक लेवल पे इतना माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे देखा जाता है कि वहां पे अगर हल्का सा भी हेरफेर हो जाए ना तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। और यहाँ पर बहुत बार, पता नहीं रूलर्स ने कितनी बार अपनी मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करी, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं जो सॉवरेन्स है ना वो सारे के सारे मॉडिफाई होते रहे, उन्होंने अपने प्लान को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहे, जब तक जो टूल है गॉड ऑफ इनकारनेशन वाला वो यूज ही ना हो पाए कभी बाकी। इस पे जिनको पूछता है अच्छा मतलब इसका मतलब ये है जो कप ऑफ री इनकारनेशन है उसकी भी एक लिमिट है। शैडो मोनार्क बताता है यहाँ पर कभी भी कोई भी इनफाइनाइट पावर नहीं हो सकती। जैसा कि हमने देखा है जो एब्सोल्यूट बीइंग है, जो खुद केपेबल है क्रिएट करने के लिए वर्ड्स वगैरह, वो खुद ही एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है उसकी खुद की क्रिएशन से। इसका मतलब ये है हर एक पावर की एक लिमिट होती है। जिनको पूछता है तो क्रिएशन ने कैसे मारा क्रिएटर को ये भी बता दो, जिसपे मोनार्क बताता है कि ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ह्यूमंस जो मशीन्स बनाते हैं उनसे खुद ही मर जाते हैं, तो ये सेम ऐसे ही चलता है। एब्सोल्यूट बीइंग ने इन सबको बनाया था ताकि ये खुद देख पाए बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स, और ये सॉवरेन्स हो गए या फिर जितने भी ये रूलर्स है इनके पास इतनी पावर थी कि अगर ये चाहते तो तख्तापलट कर सकते थे, जो इन्होंने किया भी है। और हमें पता है जैसे कि ह्यूमंस को रूलर्स ने पावर दिया है, वैसे जो सॉवरेन्स है ना वो भी डिसेंड हो चुके थे वर्ल्ड के ऊपर अपने खुद के किसी लोगों के अंदर, और उन्होंने हमसे पहले इन आर्मीज वगैरह को लाके खड़ा कर दिया, और रूलर्स ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और यहाँ पर लियू ज़िगांग बन के ये कह रहा होता है उन्होंने प्लान किया था ताकि वो मैजिकल एनर्जी जितनी भी स्प्रेड हो रही है अराउंड द प्लैनेट्स बाय द रूलर्स, उन सारी चीजों को अर्थ के अंदर लार्ज ट्रैप कर दे। और ये प्लान किसका था? ये पूरा का पूरा प्लान था सॉवरेन्स का, ताकि जितने भी रूलर्स अगर अर्थ के ऊपर आए तो वो लिटरली उन रूलर्स को एक बारी के अंदर झटके
के अंदर खत्म करने की कोशिश करी। और एक सॉवरेन के लिए जो पोजेस करता है इनक्रेडिबल पावर, उस चीज के लिए इन लोगों को इस वर्ल्ड के अंदर उनको एक होस्ट बॉडी चाहिए थी जो इस पावर को कंट्रोल कर पाए। लेकिन मेरी मतलब शैडो मोनार्क की और द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, हम दोनों के पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि हमें कोई ह्यूमन मिल ही नहीं पाया। और तब हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा मेरे पास आता है जिसका नाम आर्किटेक्ट था। वो बताता है कि वो हेल्प करेगा, वो ऐसी बॉडी ढूंढेगा, वेसल ढूंढेगा जो कंटेन कर सकती है डेथ को। आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वो सर्च कर रहा था एक टैलेंटेड मैजिकल पावर वाले बंदे को, जिसके पास प्रोडिगल फिजिकल पावर हो, जिसके पास सुपीरियरिटी हो, जिसके पास ग्रेट मेंटालिटी हो। आर्किटेक्ट ने सर्च किया ह्यूमन को जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि बस पूछो मत। और ये सर्च कोई इजी सर्च नहीं था, लेकिन वहां पर मुझे तू दिखाई दिया जिसने इसके सिस्टम को बेस्ट आउट कर दिया। मतलब तूने रीरोड कर दिया एक तरीके से इस बंदे के खुद के रूल्स को, गेम्स को, और मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया। तू हमेशा डेथ के बिल्कुल पास था, लेकिन फिर भी डेथ कभी तेरे पास आ नहीं पाई। मैंने तेरे को देखा और अपोजिशन ऑफ द आर्किटेक्ट में मैंने तेरे को चूज किया। मैं वापस बोलना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड हूं तेरे स्ट्रगल्स का, मैं एविडेंस हूं तेरे रेजिस्टेंस का, और रिवॉर्ड हूं तेरे पेन का। यहाँ पर जिन्हों को सारी चीजें क्लियर होने लग जाती है कि मैंने क्या क्या फेस किया, क्या नहीं किया। जिन्हों पूछते हैं कि बेशक मैंने आर्किटेक्ट की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी तो नहीं है कि मैं आपकी पावर्स को हैंडल कर पाऊं। जिसपे ये कहता है जो आर्किटेक्ट है ना, वो यूज कर सकता है ऑब्जेक्ट को ह्यूमन स्किल की तरह, ह्यूमन प्रेफरेंस की तरह, ताकि वो एडजस्ट कर पाए उसकी स्ट्रेंथ को। फिर उसने बनाया गेम्स एंड रिक्रिएशन, और ऐसे बिल्कुल ऐसे अजीब तरीके की गेम्स इसने ऐसे बनाया जिस चक्कर में तेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी लेवल बाय लेवल, ताकि मेरी पावर्स को मैच कर पाए। जिन वो पूछता है अच्छा तो यहाँ पर एक रीजन था, जो सिस्टम है वो मेरे को एज अ प्लेयर बोला करता था, लेकिन आपने बिट्रे कर दिया आर्किटेक्ट को, ऐसा क्यों? जिसपे बोलता है जो रूलर्स है ना उनकी अपोलॉजी थी, और जो बिट्रेयर था मोनार्क्स का, वो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को किसकी साइड होना चाहिए। इसलिए मैंने एक डिसीजन बनाया, मेरे को इस तरीके से चीजें चाहिए थी। जैसे जैसे टाइम गया मैं काफी ज्यादा ब्लिसफुल हो गया। परहैप्स मैं चाहता नहीं था कि मैं तेरे को खो दूं। मैं तू बन गया, तू मैं बन गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इस बॉडी का ओनर हो जाए, क्योंकि चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हम दोनों अब एक हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। इसलिए मैं तेरे को एक लास्ट चॉइस देने वाला हूँ, या तो तू डेथ के अंदर रह सकता है, इस डोमेन के अंदर, और अपना एंजॉय कर सकता है, या फिर तू वापस एक बार अर्थ पे जा सकता है और लड़ सकता है इन सारे के सारे एडवर्सरीज से। जिन्हों पूछता है कि आपने कहा था कि आपने डिसीजन बनाया, लेकिन आप लीडर्स के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? और एक और चीज, आप दूसरी दुनिया के अंदर क्यों गए थे मोनार्क्स के साथ, जबकि आपकी विल टू फाइट वो खत्म हो चुकी थी, रूलर्स के साथ आप लड़ना भी नहीं चाहते थे। इस पे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो जगह मेरे लिए है। जिसपे जिन्हों कहता है मुझे भी सेम आंसर लगता है, मुझे नहीं लगता ये जगह मेरे लिए। और यहाँ पर चेयरमैन गूगन ही लास्ट टाइम आता है, और ये इनकी लास्ट मीटिंग होगी। और इसी के साथ जिन्हों कहता है कि मुझे पता है कि मुझे कैसे जाना है, क्योंकि मैं आप हूँ। और ये बंदा कहता है कि आहा क्या मजा आ रहा है, अराइज। और इसी के साथ ये अपनी दुनिया में जाने के लिए बैठ गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम ने लिखा था कि डिलीटेशन कोड ऑफ प्लेयर नर्चरिंग सिस्टम हैज बीन एंटर्ड। जो सिस्टम है ना वो अब डिलीट होने वाला है। जो भी अभी तक प्लेयर के ऊपर पावर लिमिट्स है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और अब लिमिटेशंस वगैरह है ही नहीं। इसलिए जितने भी कमांडर रैंक्स के शैडो सोल्जर्स है वो वापस अपनी फुली पावर पोटेंशियल्स पे आ जाएंगे। और जो पावर ऑफ कमांडर रैंक सोल्जर इग्रिस है ना, वो वापस रिस्टोर हो चुकी है। इग्रिस अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। जो एबिलिटी है कमांडर रैंक सोल्जर की, बैरू की, वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर द किंग, द शैडो मोनार्क एशबोर्न वापस से वर्ल्ड ऑफ एटर्नल वॉइड में आ रहे हैं। और यहाँ पे सिस्टम कहता है कि आप सच में सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो, जिस पे ये कहता है यस, और इसी के साथ सिस्टम डिलीट हो जाता है और ये अथा लेवल पावर पे आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े लेवल पे लाइट चसबूच हो रही है। हम देखते हैं यहाँ पर ये मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट कह रहा होता है फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। ये चक्कर क्या है? जो वर्ल्ड डिजास्टर है वो आ रहा है इस ह्यूमन बॉडी के साथ, और ये ह्यूमन इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चक्कर क्या है? अब यहाँ पर हम देखते हैं जो शैडो मोनार्क है वो तो आ ही रहा है, प्लस उसके पापा यहाँ पर सब चीजें रोकने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जो बीस्ट है ना वो कह रहा होता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या करूं। इतने में मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी लड़ाई बहुत गंदी वापस से चालू हो जाती है। फुल स्पीड में एक दूसरे के मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट इसको मारने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं ये बीस्ट को लगता है ये कैसे जैसे बचता है, बीस्ट उड़ता हुआ जा रहा है, ये बंदा बच रहा है। और हम देखते हैं मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट सोच रहा होता है ये क्या आदमी है, ये मेरी ट्रेजेक्टरी ऑफ स्वॉर्ड को समझ पा रहा है, मेरे स्पेयर को नहीं जाने दे रहा, और अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, बढ़िया अटैक्स कर रहा है भाई। और हम देखते हैं ये बंदा दोनों से बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। नहीं बीस्ट इससे लड़ पा रहा था, ना ही मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट। हम देखते हैं मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट फूक से कुछ करने ही वाला था, इतने में लात मार देता है और बिल्डिंगों पे उड़ा देता है। इतने में बीस्ट आता है और हम देखते हैं ये लिटरली स्पेयर इसके मुंह में घुसा देता है, और ये चिल्लाता
रहता है बीस्ट पागल हो जाता है और बीस्ट बुरी तरह अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं बीस्ट कहता है मैं तेरे को खा जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। इतने में ये कहता है ये कैसी फीलिंग है। अब यहाँ पर इसे एक बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आती है। हम देखते हैं यहाँ पर ये वो वाला मोमेंट है जहाँ पर इसे पता है ही इज अक्ड अप, आई मीन फक्ड अप। ये संग जिन्वू को देखता है और देख के कहता है मैं तो खत्म हूँ भाई। ये लिटरली पीछे कुत्तों की तरह कूदता है और ये कहता है यार ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है। इतने में मोनाको फ्रोस्ट कहता है ये मेरे पे काम नहीं करेगा, चल वापस अटैक करते हैं। मोनाको बीस्ट कहता है मैं वापस रुक जाता हूँ। जिसमें मोनाको फ्रोस्ट कहता है तू पागल है, हम इतनी दूर आके स्टॉप नहीं हो सकते। बीस्ट कहता है कि तू पागल है, तू फील नहीं कर पा रहा, ये जो सराउंडिंग है वो बुरी तरह रो रही है। शैडो मोनाक वापस आ चुके हैं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तेरे को जो करना है कर ले यार। मोनाको फ्रोस्ट कहते तूने मुझे बोला था ना तो शैडो मोनाको को हराने में हेल्प करेगा, बट ये कहते तू पागल हो रहा है, तुझे पता नहीं है, तूने कभी इससे लड़ाई नहीं करी बेटे, तू लड़ता तो तुझे पता चलता। फ्रोस्ट मोनाक तुझे कुछ नहीं पता इसकी पावर्स कितनी है। ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं मोनाको फ्रोस्ट कहता है ये कैसा अजीब सा आदमी है, चलो मैं देख लेता हूँ क्या है, अब मैं मेरी ट्रू पावर दिखाने वाला हूँ। और ये बुरी तरह एक और फॉर्म अनलीश कर देता है और हम देखते हैं ये ट्रू पावर दिखाएगा। सारे लोग बचने की कोशिश करते हैं, लगभग सारे बचते भी हैं। ये खुद जिन्वू का पप्पा कह रहा होता है ये क्या बात है। इतने में बहुत सारे स्पेयर्स इसके ऊपर आ रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर मोनाको फ्रोस्ट कह रहा होता है यू ह्यूमंस तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये सारे अटैक्स इसके ऊपर जा रहे होते हैं। ये कह रहा होता है एटर्नल वॉइड के अंदर ट्रैप हो जाए शैडो मोनाक। जिसपे जिन्वू के पप्पा कह रहे होते हैं क्या ये सच में इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इतने में एक अटैक इसके हाथ पे लगता है। हम देखते हैं हाथ पकड़ते हैं और सारा का सारा अटैक इसके ऊपर लगने वाला होता है। इतने में यहाँ पर शैडो सारी की सारी आ जाती हैं और तोड़ा फाड़ी शुरू। यहाँ पे सबसे पहले बैरू आता है और बैरू सब तोड़ देता है और उसके बाद धीरे धीरे इग्रिस आ जाता है। भाई इग्रिस अब बोलने लग चुका है। ये कहता है कि फ्रोस्ट मोनाक तू ये मत सोच कि तेरी पोजीशन किंग वाली है सिर्फ इतनी सी पावर से। मोनाको फ्रोस्ट लिटरली सुन हो जाता है। ये कहता है ये मेरे स्पेल से बाहर निकल गया, इसका मतलब ये सारे कमांडर रैंक सोल्जर्स अपने रियल लेवल पे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिन्वू भी आ रहा है, मतलब शैडो मोनाक भी आ रहा है। और यहाँ पर जिन्वू आ जाता है अपने रियल फॉर्म के अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर फॉर्म के अंदर। हम देखते हैं जिन्वू कहता है अच्छा वो 20 जा चुका है, मेरी परमिशन के बिना वो गया तो गया कैसे। इतने में मोनाको फ्रोस्ट कह रहा होता है ये एक वॉल है, एक ऐसी वॉल जिसको मैं ओवरकम कर ही नहीं सकता हूँ यार, हमारी पावर के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। इतने में जिन्वू पता नहीं कैसे अपना रिसर्च करता है, क्या करता है, एक बहुत बड़ा गोला खोलता है, पूरी अर्थ को कवर कर देता है। ये गोला मुझे नहीं पता क्यों खोला था, बट लिटरली पूरी अर्थ को। ये कहता है मुझे तू मिल चुका है। और इसी के साथ ये जो फ्रोस्ट ऑफ मोनाक है ना उसको एक फीलिंग आ रही थी, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिख गई थी, एक ओपनिंग दिख गई थी। वो सोचा ऐसी ओपनिंग वापस नहीं दिख सकती, अटैक करना है। ये बुरी तरह अटैक करने के लिए राजी हो जाता है और बहुत गंदी तरह अटैक करता है। बट जिन्वू बिल्कुल स्लाइटली टर्न होकर आराम से इस चीज को रोकता है और भाई तोड़ के खत्म कर देता है। मोनाको फ्रोस्ट कहता है ये कैसे हुआ। तो असल में ये है पावर शैडो मोनाक की, द पावर ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनाक एंड द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। जिन्वू कह रहा होता है मैं तेरे को लास्ट में मारूंगा, थोड़ा सा रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ। और यहाँ पर भाई हम देखते हैं वो जो बीस्ट है ना वो कांप रहा होता है, यहाँ बच रहा होता है, भाग रहा होता है और कह रहा होता है मैं उस पागल के साथ क्यों बहस कर रहा था, मेरे को चले जाना चाहिए था पहले, मैं बच गया हूँ अभी आखिरकार। लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। यार यहाँ पे ओरा बदल चुका है, चक्कर क्या है। और यहाँ पर जिन्वू आ जाता है और हम देखते हैं जिन्वू की ओवरवेलमिंग पावर से ये सीधा नीचे बैठ जाता है। ये सिर्फ ओबे करने की कोशिश करता है, माफी मांग लेता है और ये कह रहा होता है कि मैं ना आपके साथ लड़ूंगा, जब द किंग ऑफ ड्रैगन आएगा ना हम उससे लड़ लेंगे साथ में, प्लीज मेरे साथ देने के लिए मेरे को इजाजत दे दीजिए प्लीज। जिन्वू कहता है चल ठीक है, इसका मतलब ये है। इतने में ये जो बीस्ट है वो कह रहा होता है ह्यूमंस इतने पागल होते हैं, इनसे थोड़ी सी भीख मांगो मान जाते हैं। इतने में जिन्वू कह रहा होता है मैं तेरे को सिर्फ 5 हिट करूंगा क्योंकि तेने मेरे चेस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े पियर्स किए हैं, तो बेटे मैं तो हिट करूंगा, ये तो होना बनता है। इतने में गुस्सा हो जाता है और कहता है तू मेरे से बकवास कर रहा है क्या। और ये बुरी तरह पावर दिखाता तो है अटैक करने की, बट हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू इसे गदड़ काटेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत गंदा तोड़ेगा और काट देता है ऐसा मान लो। और लिटरली हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर जिन्वू ने उसे काट दिया और कहता है अभी तो 4 अटैक्स और बाकी है। और यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं वापस अर्थ के ऊपर जहाँ पर मोनाको फ्रोस्ट इन ह्यूमंस को मारने वाला है, कम से कम सोच तो यही रहा होता है। इतने में ये कहते हैं मैंने इस चीज को देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं इग्रिस वापस आ चुका है और मोनाको फ्रोस्ट कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता बैरू का क्या सीन है, लेकिन इग्रिस ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, ये आराम से मेरे को अटका सकता है, मार सकता है, तबाह कर सकता है। हम देखते हैं इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है तड़ातड़। मोनाको फ्रोस्ट कहता है तुझे लगता है तू मेरे से लड़ लेगा, तू कुछ भी नहीं है, तू
एक शैडो है। इतने में ये बंदा अपना हाथ ऐसे साइड करता है और यहाँ पे जिन्वो बाहर निकलता है और वो कहता है अबे यार ये रे उस बीस्ट के दांत, ये मोनाक कुछ भी नहीं कर पाया, क्या फालतू मोनाक था। जिसमें मोनाक को फ्रोज सोच रहा होता है इस बंदे ने मोनाक ऑफ बीस्ट को इतनी जल्दी मार दिया पता भी नहीं चला। जिन्वो कह रहा होता है द प्लेग्यू मोनाक, द बीस्ट मोनाक एंड द फ्रोस्ट मोनाक, तुम तीनों की डेथ है ना सर्व करेगी उन मोनाक्स के लिए एक वार्निंग की तरह, ताकि कोई और मोनाक मेरे खिलाफ, मेरी अर्थ के खिलाफ कुछ भी ना करे। इतने में बुरी तरह अटैक करता है, बट हम देखते हैं जिन्वो एक अटैक में इसको पाड़ देता है भाई और धड़ाधड़ स्पेयर्स फेंकता जाता है। ये वापस से आग मूतने की कोशिश तो करता है, बट हम देखते हैं जिन्वो इसके मुंह पे ऊपर हाथ रखता है, कहते हैं अबे चुप, कुछ नहीं कर सकता तू, और लिटरली इसको फाड़ देता है, अलग कर देता है। और ये कहता है जो बीस्ट है ना वो फोर्थ स्ट्राइक में मर चुका था, मैं देखता हूँ तू कब तक सर्वाइव कर सकता है। मोनाको फ्रोस्ट बुरी तरह चिल्लाता है और हम देखते हैं ये नॉर्मल फॉर्म में आता है, नॉर्मल से नकली, नकली से खत्म, और यहाँ पर ये खत्म। बीरू उसके पास आता है जिन्वो के पास और कहता है माय लीज। जिन्वो पूछता है वो दूसरा आदमी कहा जिसने मेरी हेल्प करी थी, जिसपे बेरू बताता है वो डिसअपीयर हो गया था ऑल ऑफ अ सडन। और हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है बीरू उसे आराम से, जिन्वो उसे आराम से ढूंढ लेगा। नेक्स्ट सीन में जिन्वो के पापा एक जगह बैठे होते हैं, उनके पास से खून आ रहा था और ये बस यही सोच रहे होते हैं कॉन्सिक्वेंस तो देखना ही पड़ता है, मुझे गॉड की पावर मिली हुई थी यार, लेकिन इट्स ओके यार, इट्स ओके, सारी चीजें ठीक हो चुकी है। इतने में जिन्वो यहाँ आता है और वो कहता है आपको सच में लगता है मेरे पास से जा सकते थे, आप वापस से बिना कुछ बोले क्यों गए पापा। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। अभी मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है, इससे मुझे समझ आ चुका है कि क्यों कोई भी रीच नहीं आ रही है, लेकिन जितने भी लोग इस पूरी वीडियो को देख चुके हो, अगर आप लोग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक के बावजूद भी मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट्स कर देनी है और एक बार वापस से बेल नोटिफिकेशन ऑफ करके ऑन कर दो, अगर कर सकते हो। इतना इतना आलस थोड़ा सा कम दिखाओ तो, क्योंकि मुझे लगता है मेरी रीच सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक के चक्कर में कम हो चुकी है। बाकी अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे व्लॉगिंग चैनल पे एक बार जाके प्लीज चेकआउट करो, मैं वहां पर व्लॉग करता हूँ, काफी मजे करता हूँ, एक बार जाकर चेकआउट करो हिमांशु भूरियाज व्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।